हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, है ना, कि आपको जो है वो अलग अलग कंपाउंड देगा। अब उनमें हो सकता है कुछ अल्कोहल हो, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सल्फोनिक एसिड हो, तो कुछ अलग अलग कंपाउंड देगा और उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है वो एक तरीके से ऑर्डर आपको पूछेगा या एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेगा कि भाई कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के अलावा आपको के पी के इनके ऑर्डर भी पूछ सकता है और सारी चीजें जो है वो अल्टीमेटली फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड है। तो हमें तो केवल एसिडिक स्ट्रेंथ ही चेक करनी होती है। पिछली क्लास में हमने इसके अलावा फिनॉल, जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे कंपेयर करते हैं, है ना, कहां पर जो है वो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है, कहां जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। कुछ एक स्पेशल एग्जांपल थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस था। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी है, ठीक है। अब जीओसी में आज जो हम पढ़ेंगे वो है भैया बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, कि जो बेंजोइक एसिड होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना यही है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना यही रहेगा। और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है वो देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ, डायरेक्टली ये क्लास जो है वो आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि भाई आप प्रीवियस क्लासेस अगर आपने अटेंड नहीं करी है जीओसी में, तो आप जो पहले की क्लासेस भी देखें और कम से कम लास्ट क्लास जो थी वो तो आपको देखनी है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ आप पढ़ रहे हो ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ शुरू से कि कौन सा कंसेप्ट कहां पर कैसे लगेगा, ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इवन एसिडिक स्ट्रेंथ ही नहीं, वास्तव में पूरी ऑर्गेनिक जो है ना वो कनेक्टेड होती है। तो आपको जो है वो हर एक क्लास को बहुत ही केयरफुली अटेंड करनी है, बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो तभी जो है वो सारे इफेक्ट्स वगैरह आप एक साथ अप्लाई कर पाओगे। तो बेंजोइक एसिड जो है, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, जैसे हमने फिनॉल में देखा था ना। तो फिनॉल में जैसे अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरीके के सब्स्टिट्यूट जुड़े होते हैं और फिर जो आपको क्या करना होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होता है। ठीक ऐसे ही यहां पर बेंजोइक एसिड के केस में भी हम यही काम करेंगे कि जैसे एक तो विदाउट सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है या नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। एक ये कंडीशन आ गई, मान लो बेंजोइक एसिड की जो है वो किसी पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा है ना, ये तो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, ठीक है। और एक जो है वो कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यहां पर नहीं जुड़ा है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास वही बेंजोइक एसिड है और यहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ये तीन कंडीशन हमारे पास है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप कौन सा हो सकता है, तो समझो जरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप का मतलब हो गया -M या फिर -H या फिर -I वाला कोई ग्रुप हो सकता है, कि भाई ऐसा कोई ग्रुप जिसका इफेक्ट -M हो या जिसका इफेक्ट -H हो या फिर जिसका इफेक्ट -I हो, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब हो गया या तो +M वाला होगा या फिर +H वाला होगा या फिर +I वाला कोई ग्रुप यहां पर पॉसिबल है। क्लियर है बात। तो देखो जरा कि वही बात कि जब भी विड्रॉवल इफेक्ट जब भी आएगा तो कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा या बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। कि यहां पर जो कॉन्जुगेटेड क्या बनेगा भैया जी, आप H+ को हटाओगे, पीछे आएगा COO- H+ हटा COO- है ना, H+ हटा, चार्ज जो है वो पीछे COO-। और वही कॉन्जुगेटेड पर नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा ना, हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम स्टेबल कॉन्जुगेटेड इसका है, क्योंकि ये क्या करेंगे भैया जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस विल इंक्रीज। तो यहां एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा भैया, एसिडिटी का ऑर्डर ये रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप वाला, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और फिर ये वाला मिनिमम एसिडिक होगा, सबसे कम क्या हो गया, हाँ, तो ये वाला जो है वो सबसे कम एसिडिक रहेगा, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। क्लियर है बात। तो ये एक है। अब देखो एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि यहां पर मैंने जो है वो ग्रुप पैरा पर जोड़ा है, ये पैरा पर, ठीक है। तो भाई पैरा के अलावा ये ग्रुप जो है वो मेटा पर भी हो सकता है।
है ना, कहीं किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। ऑर्थो का केस थोड़ा सा अलग है, ऑर्थो पर जो है थोड़ा सा जो है केस आपको अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, उसकी बात अभी हम ऑर्थो इफेक्ट में पढ़ेंगे, ऑर्थो इफेक्ट इसी में आएगा। तो देखो जरा कि एक दो एग्जांपल से इसको हम पहले तो समझते हैं कि जैसे आपको बेंजोइक एसिड में ये कोई एग्जांपल दे दिया, ये है भैया यहाँ CH3 और यहाँ COOH, एक CH3 यहाँ लगा दिया, और एक हमारे पास कंडीशन ऐसी COOH OCH3 है, और एक कंडीशन ऐसी ये है COOH और इस पोजीशन पर है OCH3। ये हमारे पास एक दो एग्जांपल है, इनमें हम चेक करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, वो इफेक्ट चेक करना आपको, कौन से ग्रुप का कौन से पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट होता है ना। तो यहां पर चेक करते हैं CH3 का इफेक्ट कैसा होगा भैया, प्लस H इफेक्ट होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन पैरा पर प्लस H इफेक्ट होता है। यहां पर देखो भैया CH3 का कैसा इफेक्ट होगा, प्लस I इफेक्ट होगा, क्योंकि मेटा पर है, मेटा पर H तो होता ही नहीं है। यहां पर OCH3 का कैसा इफेक्ट होगा, पैरा पर प्लस M, और मेटा पर होगा कैसा, माइनस I। वही विड्रॉवल इफेक्ट जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनमें से विड्रॉवल इफेक्ट केवल किसमें है, फोर्थ में है, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर भैया डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा ना, डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ये प्लस H डोनर इफेक्ट लगा रहा है, ये प्लस I लगा रहा है, और ये प्लस M लगा रहा है। सबसे ज्यादा डोनर इफेक्ट लगता है प्लस M में, फिर लगता है प्लस H में, फिर लगता है प्लस I में। तो प्लस I में सबसे कम डोनर इफेक्ट है, इसलिए इसके बाद में कौन सा आएगा भैया जी, सेकंड वाला आएगा। फिर इसके बाद में कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला तो सबसे लिस्ट बेसिक होगा, सबसे कम एसिडिक होगा, सबसे लिस्ट एसिडिक होगा। क्लियर है बात। अगर आपको पूछे कि इनमें से pKa सबसे ज्यादा किसका है, तो उसका pKa सबसे ज्यादा होगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, तो इसका pKa जो है वो सबसे ज्यादा होगा। किसका pKa सबसे कम है, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका pKa सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फोर्थ, इसका pKa सबसे कम रहेगा। क्लियर है बात भैया जी। देखो कि जैसे एक एग्जांपल आपको ये दे दिया, COOH, यहां है CH3, एक कंडीशन ऐसी है, ये है COOH, यहां है CH2CH3, एक हमारे पास है COOH और यहां है CH, और ये CH3 और ये CH3, और एक हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, ये है बेंजोइक एसिड, यहाँ कार्बन, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये CH3 है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने फिनॉल में भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा कि भैया 3 अल्फा हाइड्रोजन, पहले H चेक करना है, फिर I चेक करना है, या फिर अगर M इफेक्ट हो, मीजोमेरिक, एल्काइल ग्रुप का मीजोमेरिक इफेक्ट तो होता नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो हम पहले क्या चेक करते हैं, M चेक करते हैं, फिर H चेक करते हैं, फिर I चेक करते हैं। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो भैया H इफेक्ट प्लस H जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। यहाँ प्लस H सबसे ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा 4, फिर आएगा कौन सा, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां पर रहेगा। ठीक है ना। जैसे भाई आपको कोई एग्जांपल, मान लो यही सारे ग्रुप अगर मेटा पर जुड़े हैं, जैसे मान लो यहां है COOH, यहां पर जोड़ दिया CH3, फिर जो है वो दूसरी कंडीशन ऐसी COOH, और यहां पर है अपने पास मान लो C2H5, एक हमारे पास कंडीशन ऐसी COOH, और यहां है C3H7, और एक कंडीशन ऐसी ये है COOH, और ये है C4H9, है ना। ये चार हमारे पास केस है, और चारों में हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो आप खुद सोचो कि भाई इधर से इधर, अब ये मेटा पोजीशन है, मेटा पर हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है, H इफेक्ट तो होता नहीं, केवल कौन सा होता है, I इफेक्ट। और जैसे जैसे एल्काइल समूह का, एल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, तो हम ये बोलेंगे कि एक तरीके से वहां पर जो है वो प्लस I इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो इधर से इधर जा रहे हो, प्लस I इफेक्ट, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस I इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, और सबसे कम एसिडिक कौन सा हो गया, फोर्थ। ये ऑर्डर रहेगा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है बात। तो भैया ये तो हुई एक बात अपने पास। हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे ना, आप और भी कोई जो है वो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वो भी जो है ट्रेंड को फॉलो करेगा। बस शर्त ये है कि भाई इन सारे एग्जाम्पल में, है ना, या फिर शर्त ये है कि कोई ऑर्थो पर नहीं जुड़ा होना चाहिए। ऑर्थो वाले का जो केस है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा।
तो ऑर्थो वाले एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे उनको भी, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें मेटा पर या फिर पैरा पर हमने कोई ग्रुप जोड़ा है। अब ऑर्थो पर कोई जोड़ दे तो क्या होगा, देखना जरा। भैया बेंजोइक एसिड के केस में एक छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट है, ऑर्थो इफेक्ट, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो जी, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है इसको समझना, ठीक है, कि भाई ऑर्थो इफेक्ट है क्या। पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, वो बेंजोइक एसिड से हमेशा आप यूं कहो कि ज्यादा एसिडिक होता है, कि ऑर्थो पर आप कोई भी ग्रुप जोड़ दो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा ही होती है। देखना क्या है कि भाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड will be more acidic than benzoic acid due to ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, कि भैया ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप आप जोड़ दो, ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप जोड़ दो, चाहे उसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट हो, चाहे तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट हो, कैसा भी ग्रुप हो, है ना, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से हमेशा क्या होती है, ज्यादा ही होती है। इसका रीजन देखना क्या है। ये पहली तो बात ऐसी है कि ये तो है एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड है CO, और ये मान लो यहां है OH, है ना, इसमें अभी कोई भी जो है वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, ऑर्थो पर कुछ भी नहीं लगा है। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि भाई ऑर्थो पर आपने कोई ग्रुप लगा दिया, मान लो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड था, ठीक है, और ये OH, और यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया आपने, मान लो G, ठीक है। अब ये ग्रुप कैसा भी हो सकता है, दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये 1 नंबर है, ये हमारे पास 2 नंबर है। अब इन दोनों में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो 2 नंबर जो है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। क्या रीजन है इसका, 2 नंबर ज्यादा एसिडिक क्यों होगा। इवन यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है ना, तो भी 2 नंबर ही ज्यादा एसिडिक होगा। कुछ भी जोड़ दो जी की जगह, आप कुछ भी जोड़ दो, कोई भी ग्रुप हो, CH3, कोई भी बल्कि ग्रुप हो सकता है ना, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इवन OCH3 हो गया, NO2CN, है ना, कोई भी ग्रुप जोड़ दो, यहां पर हमेशा जो है वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। अब क्या कारण है, तो भैया कारण ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात जब भी हम करते हैं तो हम तो क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं। आप बनाओ इनके कॉन्जुगेटेड बेस। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेटेड बेस अगर बनाऊंगा तो H+ को हमने यहां से हटा दिया, H+ हटा तो पीछे कॉन्जुगेटेड बेस ये वाला बनेगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस हमारे पास बनेगा, ये बेंजीन रिंग है, और ये है भैया CO, और ये है O-, और यहां पर अगर मैं H+ हटा के कॉन्जुगेटेड बेस बनाऊं तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ऐसा है कि भाई यहां पर है CO और ये है O-, और ये ग्रुप है क्या, G, ठीक है। अब देखो जी क्या है कि यार यहां पर जो अपना नेगेटिव चार्ज है ना, हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा ना, कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज यहां पर CO के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस में है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर CO के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और CO के साथ रेजोनेंस कर रहा है, जबकि CO जो है ये इधर रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, कि भाई CO जो इधर नेगेटिव के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ओवरऑल CO जो है वो 2 जगह पर बिजी है, एक तो रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, एक नेगेटिव के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो यानी कि CO के रेजोनेंस का कितना पार्ट रेजोनेंस का जो है वो नेगेटिव चार्ज को मिल रहा है, 50% मिल रहा है, कि भाई CO तो रिंग के साथ भी तो रेजोनेंस कर रहा है ना, तो इसको तो रिंग के साथ रेजोनेंस करना है, तो 50% इधर 50% इधर, तो CO का जो एक तरीके से रेजोनेंस है ना, कॉन्जुगेशन, वो दोनों जगह डिवाइड हो चुका है 50-50%, क्रॉस कॉन्जुगेशन है ये, दिस इज द कंडीशन ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, कि यहां पर हमारा CO ऑक्सीजन के साथ ऊपर वाले नेगेटिव के साथ रेजोनेंस में है, नीचे फिनाइल के साथ भी रेजोनेंस में है,
तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। तो यहां नेगेटिव चार्ज में कॉन्जुगेशन क्या है, थोड़ा कम है। अब यहां देखो जी क्या होगा, यहां पर ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ना जी, ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप और दूसरा भैया ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये ग्रुप जी, इन दोनों के बीच में लगेगा रिपल्शन, रिपल्शन लगेगा, ठीक है। और रिपल्शन लगने की वजह से ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये भैया घूमकर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, इसमें रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन की वजह से घूमकर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और कंडीशन ऐसी है कि पहले रिंग इस प्लेन में थी और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप इस प्लेन में था। और भाई आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस तब तक ही चलता है जब तक प्लेनरिटी होती है ना, पी ऑर्बिटल जब तक पैरेलल होते हैं तभी तक रेजोनेंस चलता है। रिंग इस प्लेन में और कार्बोक्सिल ग्रुप इस प्लेन में, अब रिपल्शन की वजह से कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो गया, घूम गया और घूमकर आउट ऑफ प्लेन चला गया है। तो जैसे ही ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप का बेंजीन के साथ रेजोनेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बेंजीन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप रेजोनेंस नहीं करेगा, तो अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप केवल किसके साथ रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा। और भैया इस नेगेटिव चार्ज में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, इस नेगेटिव चार्ज में जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यह कारण है कि भैया ये जैसे ही आउट ऑफ प्लेन गया ना, तो यहां पर CO का पूरा 100% रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज के साथ होगा, और नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस बढ़ गया है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो यहां पर मैं बोलूंगा ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट, कार्बोक्सिल ग्रुप will goes out of plane and its conjugation with benzene ring will be finished, ठीक है। तो भैया इसका कॉन्जुगेशन बेंजीन रिंग के साथ क्या हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, एंड कॉन्जुगेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी इंक्रीज्ड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद थोड़ा सा कट रहा होगा, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूं तो आप साथ साथ लिख सकते हो। तो एंड कॉन्जुगेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना, चार दो बार लिख दिया, विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। conjugation of negative charge will be increased, ठीक है, with CO group, ठीक है। तो भैया यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। भैया देखो इसी चीज को आप जो है वो इस मॉडल से भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये हमारे पास अभी रिंग है, ठीक है, टोटल जो है वो 6 मेंबर की रिंग है, रिंग में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये वाला जो है वो अपने पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों ऑक्सीजन हो गए, कार्बोक्सिल ग्रुप। अभी दोनों का प्लेन क्या है, सेम ही है, जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन है। दूसरा जो है वो कंडीशन ऐसी है कि ऑर्थो पर कोई ग्रुप नहीं है, तो भैया ये दोनों ऑक्सीजन और कार्बोक्सिल ग्रुप जो वो भी क्या होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे। ऐसी कंडीशन है कि ये वाला जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज जो है ना वो इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये वाला ऑक्सीजन जो है नीचे बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। लेकिन अब अगर आपने यहां पर ऑर्थो पर मान लो कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, ऐसी कंडीशन आ गई, अब ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और ऑर्थो पर अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, अब इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ये वाला जो घूमकर कहां चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और ये वाला घूमकर अगर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इसका कॉन्जुगेशन जो है ना, इसका कॉन्जुगेशन अब बेंजीन के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। देखो जरा कि बेंजीन रिंग का जो प्लेन था वो और इस कार्बोक्सिल ग्रुप का, दोनों का प्लेन क्या हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। और इन दोनों का प्लेन अगर अलग हो गया तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई अब ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा,
है ना, और बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा तो नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन केवल इस वाले ऑक्सीजन के साथ होगा, तो नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मेरे भाई अगर कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही होता है भाई मेरे ऑर्थो इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। तो यही है। तो अगर आप बात करोगे ना, जैसे ये हमारे पास मान लो ए हो गया, है ना, और ये हमारे पास हो गया मान लो बी, तो ए और बी में अगर स्टेबिलिटी की बात करो तो स्टेबिलिटी वाइज कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, कि भाई जिसका कॉन्जुगेटेड ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और कॉन्जुगेटेड ज्यादा स्टेबल किसका है, बी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। ये कंडीशन हमारे पास निकल के आएगी। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। अब ध्यान रखना यहां पर ग्रुप कोई भी हो सकता है, ये जी जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसका इफेक्ट डोनर इफेक्ट हो सकता है, इसका विड्रॉवल इफेक्ट भी हो सकता है, कैसा भी इफेक्ट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो क्या करोगे, जब भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आएगा ना, आंख बंद करके ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक कर देना जो है, बाकी को कंसेप्चुअली आपको चेक करना है, बस ऑर्थो वाले का ध्यान में रखना है। जैसे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एक चीज और यहीं पर मैं ये भी लिख देता हूं कि भाई इसी के नीचे पॉइंट लिखना है कि जो ऑर्थो इफेक्ट है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है साइज की, ठीक है, कि भाई जितना ज्यादा साइज होगा ना इस ग्रुप का साइज जितना ज्यादा होगा, है ना, यहां एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा रिपल्शन लगेगा, उतना ही ज्यादा रोटेशन इसमें होगा, जितना ज्यादा रोटेशन होगा घूम के आउट ऑफ प्लेन उतना ही ज्यादा जाएगा। तो हमारे पास जो ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा बल्कि ग्रुप होगा ना जी, ठीक है, उतना ही ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा, और ऑर्थो इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो जी एग्जांपल की बात करते हैं, देखिएगा हाँ भाई, तो देखो कि कंडीशन ऐसी है, एग्जांपल हमारे पास जैसे ये एक कोई एग्जांपल है, मान लो एक तो बेंजोइक एसिड है, एक यहां पर जो है। अच्छा एक चीज और कि अगर कहीं पर ऑर्थो इफेक्ट आ गया ना, तो ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, फिनॉल में नहीं होता ऑर्थो इफेक्ट। क्या आप कहोगे सर पिछले एग्जांपल में आपने फिनॉल बताया था, वहां पर तो जो है वो ऑर्थो पर जो लगाया था उसको कम कर रहे थे। फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आपको कोई ऑर्थो इफेक्ट चेक नहीं करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, बेंजोइक एसिड में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक ऑर्थो इफेक्ट का ही टाइप है SIP इफेक्ट, जो कि हम एनिलीन में पढ़ेंगे जब बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो एनिलीन की हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है COOH, ये है CH3, और एक एग्जांपल है यहाँ COOH और ये है CH3। अब इनमें चेक करते हैं, ऑर्थो इफेक्ट हमेशा जितने भी इफेक्ट है सब पर डोमिनेट करेगा, कोई भी, है ना, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, है ना, चाहे वो M इफेक्ट आ जाए, चाहे वो +M हो -M हो, कैसा भी इफेक्ट आए, ऑर्थो सबसे ज्यादा डोमिनेट होता है। ये चीज भी ध्यान में रखोगे। जैसे यहाँ ऑर्थो बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पर कुछ भी जुड़ा है तो केवल एक ही चीज चेक करनी है, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। यहां पर अब बाकी में जो है कंसेप्चुअली चेक करो, यहां पर +I इफेक्ट होगा, मेटा पोजिशन है, यहां पर +H इफेक्ट होगा, पैरा पोजिशन है। तो भैया सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो जाएगा कौन सा, सेकंड, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ रिपल्शन होगा, कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है। आप कहोगे सर CH3 तो +H वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। इसके बाद में कौन सा आएगा, फर्स्ट। क्यों, इन तीनों में से यहां पर कोई विड्रॉवल ग्रुप नहीं है, जबकि यहां डोनर ग्रुप लगा है, विड्रॉवल तो नहीं लगा, डोनर लगा है, डोनर वाला तो कम करेगा ना एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इन दोनों में ये +H से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +I से कम इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जितना कम डोनर इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, तो थर्ड होगा। फिर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। फिर देखो जरा कि जैसे कि यहां पर मैंने कहा ना कोई भी ग्रुप हो सकता है, OCH3 हो गया, ठीक है, जैसे मान लो COOH, यहाँ NO2 हो गया,
और जैसे एक हमारे पास कंडीशन ऐसी है COOH और यहाँ पर NO2 हो गया, ठीक है। और एक और मान लो ये है नॉर्मल बेंजोइक एसिड। तो अगर ऑर्थो पर कोई ग्रुप आ जाए तो आपको कुछ नहीं चेक करना, केवल ऑर्थो इफेक्ट चेक करना है। तो यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर तो केवल क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। बाकी सब में कंसेप्चुअली चेक करो। NO2 का इफेक्ट यहाँ -I, क्यों -M, क्यों नहीं, मेटा पोजिशन है, मेटा पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यहाँ पर इसका -M, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब बाकी में कंसेप्चुअली चेक करो तो कौन सा थर्ड, फिर कौन सा सेकंड, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा, ठीक है। ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल ऐसा है, मान लो सारे के सारे ग्रुप ऑर्थो पर ही जुड़े हैं कि यहां पर है CH3, एक ऑर्थो पर जो है यहां पर जोड़ दिया मान लो C2H5, एक यहां पर जो है कोई जोड़ दिया C3H7, एक यहां पर है हमारे पास C4H9। ये कुछ कंडीशन है, और इन कंडीशन में जो है वो आप देखोगे कि भैया इधर से इधर जाऊंगा तो आप देखो साइज, देखो साइज ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट ये क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है कि एक कार्बन है, यहां पर जो 2 कार्बन, 3 कार्बन और यहां 4 कार्बन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट का साइज लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अभी मैंने कहा था कि भाई ऑर्थो इफेक्ट जो वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट का साइज अगर इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे मान लो यहीं पर आपको एक एग्जांपल और दे दिया, COOH ये फ्लोरीन है, COOH ये क्लोरीन, COOH यहाँ है ब्रोमीन, और फिर यहाँ है अपने पास COOH और ये है आयोडीन, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। यहाँ देखो जरा कि अगर इधर से इधर जाऊंगा तो साइज ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। कि भाई मैंने कहा ना कि वैसे तो हैलोजन के केस में हम अलग तरीके से चेक करते हैं, जैसे फिनॉल के केस में हमने चेक किया था एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन भाई कोई भी इफेक्ट आ जाए, ऑर्थो सबसे ज्यादा डोमिनेट आपको करना है। तो इन सब में ऑर्थो इफेक्ट है। और भाई साइज जो है ना हेलोजन का, हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज लगातार क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। तो वही बात है कि इधर से इधर जाऊंगा तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑर्थो इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होगा। ऑर्थो इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 4, फिर थर्ड, फिर कौन सा सेकंड, फिर कौन सा आएगा, फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मेरी बातें समझ में आ रही होगी, है ना। ये है भैया। फिर देखो इसी में एक दो केस और देखते हैं, केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। कि कई बार जो वो एक दो ऐसे एग्जांपल है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हालांकि यहाँ बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट कुछ भी नहीं होता है, तो आंसर तो ऑर्थो इफेक्ट से भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो कई बार स्टेटमेंट में अगर पूछ ले कि इनमें से कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो जो है वो आपको ये एक दो एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। देखिएगा, केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। कि भैया कॉन्जुगेटेड बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हमें समझना है। तो आप ये समझो कि एक तो है हमारे पास नॉर्मल बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये तो है बेंजोइक एसिड। एक हमारे पास यहां ये कंडीशन है कि भैया ऑर्थो पर आपने कोई ऐसा एक जोड़ रखा है जिसमें कि जो एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे कि ये वाला OH जोड़ रखा है, एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा ना कि अगर आप क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेटेड बनाओगे,
वैसे तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा। क्या कारण है, ऑर्थो इफेक्ट, है ना। और अगर आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी एक्सप्लेन करो तो भी ये हो जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट कारण है। तो यहां पर तो कोई समस्या नहीं है, इसका कॉन्जुगेटेड तो ये बनेगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लफड़ा नहीं है। यहां देखो जी क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होगा तो हाइड्रोजन रिलीज होने के तुरंत बाद यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, रिलीज होने के बाद होगी भैया, पहले नहीं होगी। आपको सर पहले कर दो कि भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक्टिव हाइड्रोजन की जो है वो बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर जो है वो ये हो गई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है, कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, तो ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है। तो इन दोनों में अगर आप एसिडिटी का ऑर्डर देखोगे, एसिडिटी, तो यहां पर ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। वैसे भी ऑर्थो इफेक्ट से भी आप देखोगे तो यही कंक्लूजन आएगा, ठीक है ना। तो ये है, यहां एक एग्जांपल है जो कि हम समझ सकते हैं, देखो जरा। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल ये है कि एक तो है हमारे पास यहाँ COOH और ये OH, एक कोई ये एग्जाम्पल है COOH, यहाँ OH है, यहाँ पर भी OH है। जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड होगा ना, हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। एक ये वाला एग्जाम्पल है COOH और ये OH, और एक एग्जाम्पल ये है COOH और ये OH। ये चार हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। और इन चारों में वही, हमें तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो भैया देखो जरा कि इसका जो कॉन्जुगेटेड होगा, इसके कॉन्जुगेटेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऑर्थो इफेक्ट तो है ही है, ठीक है। ऑर्थो से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। ऑर्थो इफेक्ट है, एसिडिक ये होगा सबसे ज्यादा। फिर देखो इसमें तो दो दो ऑर्थो है, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट भी बढ़ रहा है। देखो ऐसी कंडीशन है, ये CO माइनस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी OH, और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी OH, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर स्टेबल, ठीक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, सेकंड। फिर कौन सा आएगा, फर्स्ट। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी लास्ट के दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो यहां इसका इफेक्ट होगा -IOH का, जबकि यहां पर इसका इफेक्ट होगा कैसा, +M। तो अब इन दोनों में चेक करने के लिए विड्रॉवल इफेक्ट ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और विड्रॉवल इफेक्ट थर्ड वाले में ज्यादा तो थर्ड होगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, फोर्थ। ये इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहने वाला है। क्लियर है बात। तो ये है भाई। अब इसी में एक दो स्पेशल एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा कि इसको भी हम समझते हैं। कि जैसे, ठीक है, एक हमारे पास कंडीशन ऐसी है COOH, ठीक है, और यहाँ है हमारे पास CH3, यहाँ है हमारे पास CH3, ठीक है, और यहाँ है जी मान लो एक है NO2 ग्रुप, ठीक है, एक तो ये है। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि एक ये है अपने पास, जैसे COOH है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मान लो ये NO2 है, ठीक है। अब भाई देखो जरा, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, है ना। या एक काम करते हैं, NO2, चलो इसको NO2 को जो है वो हम यहां से हटा के कहीं और जोड़ देते हैं, इस NO2 को। चलो एक प्रॉपर एग्जांपल है वो मैं देख लेता हूं पहले। हाँ तो देखो एग्जांपल यही है कि यहाँ पर मान लो NO2 जोड़ दिया आपने, है ना। आपने तो क्या जोड़ दिया, मतलब है ऐसा एक एग्जांपल है। पूछ लिया ज्यादा एसिडिक कौन होगा, हालांकि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो इनमें इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक कंसेप्ट है ऑर्थो इफेक्ट के जैसा ही है कि भैया यहाँ इनमें रिपल्शन होगा, है ना। तो रिपल्शन होगा और इसका भी रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से NO2 ग्रुप जो है ना घूमकर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो यहां तो जो है वो ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। NO2 का -M यहां तो लग रहा है
है ना। लेकिन यहां NO2 का -M नहीं लग रहा है, यहां NO2 का मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये आउट ऑफ प्लेन जा चुका, आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो जैसे ही आउट ऑफ प्लेन हुआ तो भैया रेजोनेंस तो खत्म हो गया, और रेजोनेंस खत्म हो गया तो -M इफेक्ट इसमें नहीं है, इसमें -M इफेक्ट है, और -M इफेक्ट आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसलिए इन दोनों में ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये है अपने पास बेंजोइक एसिड। कुछ एक एग्जांपल थे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल सारे हमने देख लिए, सारी चीजें जो है वो हमने कवर कर ली, बेंजोइक एसिड पे कैसे ऑर्थो इफेक्ट लगाना है। अब भैया देखो जरा, यही एक और छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो भैया यहाँ है अपने पास एक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो कि भाई जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे एक तरीके से आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, लेकिन जो अपने सिलेबस में है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, हम केवल उनकी ही बात करेंगे। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देखिएगा। हाँ भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब भाई देखो जरा कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो आपके नोमेनक्लेचर में एक एग्जांपल आया होगा, ओम्स गैप। याद रखने का तरीका होता है और कुछ नहीं है ना। तो ओम्स गैप ये आपको ध्यान में रखना है। यहां ओ का मतलब होता है जी ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एम होता है मेलोनिक एसिड। एस का मतलब होता है सक्सिनिक एसिड। जी का मतलब होता है ग्लूटेरिक एसिड। ए का मतलब होता है एडिपिक एसिड, और पी का मतलब होता है भैया पीमेलिक एसिड। ये हमारे पास 4-5 एसिड होते हैं, सारे के सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब याद कैसे रखोगे फॉर्मूला? तो केवल ऑक्जेलिक एसिड का ध्यान में रखना है कि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, इसमें 2 COH ग्रुप डायरेक्टली ऐसे जुड़े होते हैं, और बाकी सब में आपको क्या करना है, एक एक CH2 लगातार लगाते जाना है। जैसे यहां पर मेलोनिक एसिड में CH2, और ये हो जाएगा COOH, और ये हो जाएगा COOH। सक्सेनिक एसिड में यहाँ 2 CH2 आ जाएंगे, CH2 यहाँ हो जाएगा COOH, और ये हो जाएगा COOH। ऐसे ही यहाँ पर ग्लूटेरिक एसिड में 3 CH2 आ जाएंगे, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ 3, और ये COOH, और ये COOH। एडिपिक एसिड में 4 आ जाएंगे, CH2, ये 4, और ये COOH, और ये COOH। और पिमेलिक एसिड में यहाँ पर 5 CO2 आ जाएंगे। एक और होता है सबरिक एसिड, जिसमें 6 CH2 होते हैं, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास 4-5 एसिड है। अब इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें चेक करना है, तो यूं समझो कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ आप खुद बताओगे, कि मुझे बताओ कि जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, आप देख रहे हो कि इधर से इधर जा रहे हैं, तो इन सब में बीच में एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो एल्काइल ग्रुप होता है, यहां एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा है, प्लस आई, यहां प्लस आई है, कि भाई केवल एक कार्बन है, एक कार्बन के कारण प्लस आई। और जैसे जैसे इधर जा रहे हो एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या हो रहे हैं, कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन सब में प्लस आई इफेक्ट जो है वो लगातार आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और भैया मेरे प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, हम बोलेंगे इधर से इधर जाओगे तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ, कि ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर आएगा मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड। क्लियर है बात? तो ये तो है हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट, इसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बस यही है, और एक दो और है उनकी भी बात हम कर लेते हैं, देखना जरा। एक तो हमारे पास होता है मैलिक एसिड, ठीक है, एक होता है फ्यूमेरिक एसिड, तो उनमें भी जो कई बार कंपैरिजन करवा लेता है, ठीक है। जैसे समझना, मैलिक एसिड,
मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड क्या होता है? हाँ तो देखो कि मैलिक एसिड होता है हमारे पास ये COOH, COOH और ये H और ये H, ये होता है भैया कैसा? सिस। एक इसी का जो है वो GI है जिसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा? COOH और ये COOH, ठीक है, और ये H और ये H, ठीक है। ये है कैसा? ट्रांस। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? GI होते हैं। अब इनमें हमें कंपैरिजन करना है भैया, Ka का कंपैरिजन करना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। जैसे ये अगर पहली बार आयोनाइज होगा तो इसको मैं बोल रहा हूँ Ka1, और पहली बार आयोनाइज होगा तो आप ये समझो कि CO, और यहां पर क्या बनेगा अपने पास? CO- और ये H, और ये है तो भैया यहाँ है अपने पास COH डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? H। ऐसी कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जरा कि अगर इसका Ka1 डैश आप देखोगे तो ये है COO- और ये H, ये H, और दूसरी तरफ है COO और ये H। ये हमारे पास कंडीशन है। यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ना ये ज़्यादा स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल है, और कॉन्जुगेटेड ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब यहाँ फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट में ये वाला ज़्यादा एसिडिक आ रहा है, और ये अगर ज़्यादा एसिडिक है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ तो Ka की वैल्यू Ka1 इज ग्रेटर देन Ka1 डैश, ठीक है। कि स्टेटमेंट है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन फ्यूमेरिक एसिड, तो सही बात है ये, है ना। तो ऐसे ही स्टेटमेंट बना के आपको पूछ सकता है। सेकंड की बात करें, जैसे मान लो ये सेकंड टाइम ब्रेक हुआ Ka2, तो सेकंड टाइम ब्रेक होगा तो यहां पर आ जाएगा COO-, और ये आएगा COO-, और यहां आ जाएगा H, और यहां पर भी क्या आएगा? H। क्लियर है बात? और यहां पर ये सेकंड टाइम ब्रेक होगा तो Ka2 डैश, तो ये देखो जरा CH COO-, यहां पर भी क्या है? COO-, और ये क्या है? H। ऐसा ही है। तो अब इनमें देखो कि भाई ये वाला जो है इसमें रिपल्शन क्या है? ज्यादा है। सिस में रिपल्शन ज्यादा होता है, ट्रांस में रिपल्शन क्या है? कम है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, कम रिपल्शन की वजह से अब ज्यादा कौन होगा? Ka2 डैश इज ग्रेटर देन Ka2। तो भैया जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है ना, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वो तो फ्यूमेरिक एसिड के केस में ज्यादा होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट मैलिक एसिड के केस में क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है भैया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक जनरल ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो जनरल ऑर्डर पढ़ लेते हैं। फिर हमारे पास जो वो कुछ एसिड बेस रिएक्शंस है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी वाली रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना, वो भी कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। और आज की क्लास में हम एसिडिक स्ट्रेंथ को पूरी तरह से क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम केवल बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो जरा कि एक जनरल ऑर्डर है भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का, जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में भी रखनी है, ठीक है। देखो कि सबसे ज्यादा एसिडिक जो है ना ये होते हैं RSO3H, सल्फोनिक एसिड, सब ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक? क्योंकि भैया इनकी कॉन्जुगेटेड, इनका जो भी कॉन्जुगेटेड बनता है ना उसकी 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं हमेशा, ठीक है। इसके बाद में जो है वो हमारे पास आता है भैया जी पिक्रिक एसिड। अब यार इसके बाद में पिक्रिक एसिड ही क्यों आया? दिस इज पिक्रिक एसिड, है ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड ही क्यों आया? तो ये जो है ऑर्डर वास्तव में pKa की वैल्यूज पर है बेस्ट, ठीक है। इसका pKa सबसे कम होता है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है। इसके बाद में हमारे पास आते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है भैया ये लो पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक। पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद में आता है H2CO3। इसके बाद में आता है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास आता है भैया जी फिनॉल, ये है फिनॉल, ठीक है। और अब देखो आगे जो है वो फिनॉल के बाद में कौन सा आएगा? तो फिनॉल के बाद में हमारे पास है एसिडिक स्ट्रेंथ में वाटर, फिर आता है एल्कोहल, ठीक है, वाटर एल्कोहल, फिर आता है भैया ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर आता है हमारे पास NH3,
फिर आता है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्डेड कार्बन, और लास्ट में आता है CH3 सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ये एक जनरल ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। और कैसे आया, pKa की वैल्यूज पर बेस्ड है। हम इसको जो है ना यहां तक तो याद रखना ही रखना है। इसके बाद में देखो वाटर में जो कौन है OH माइनस, फिर यहां पर आएगा RO माइनस, फिर यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी से भी कंपेयर इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो ये याद ही रखना है, वाटर और अल्कोहल में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, वाटर होगा। वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। हाँ, मेथेनॉल एक्सेप्शनली वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। मेथेनॉल का अलग केस है ना, वो हम अल्कोहल इथर में बात कर लेंगे। लेकिन मेथेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। बाकी जो है ये एक ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब समझो बात को, चलो इतना तो हो गया कि अब हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि भैया शुरू के जो 4 है ना, ये जो 4 है शुरू के, इनके बारे में ध्यान में रखना है। दीज 4 गिव्स CO2 गैस विथ NaHCO3, ठीक है। ये चारों के चारों NaHCO3 के साथ CO2 गैस देते हैं। ये कंसेप्ट नीट पे आया हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा भी दे सकता है कि सॉल्यूबल इन NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। एक बार नीट में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा वाला सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्यूबल है, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो है ना NaHCO3 के साथ CO2 गैस देते हैं। क्यों देते हैं ये बात अभी हम करेंगे कि ये चारों ही, इसके आगे वाले क्यों नहीं देते हैं, इसके आगे वाले जो है NaHCO3 के साथ CO2 गैस रिलीज क्यों नहीं करते हैं, ये भी हम अभी समझेंगे, ठीक है। अब देखो जी, एक तो ये बात है NaHCO3 जो है वो क्या होता है कि भाई ये रिएक्शन कैसे होती है, ये चारों ही CO2 गैस क्यों देते हैं। तो इन चारों से आपको क्या मिलेगा, H+। तो H+ के साथ जो NaHCO3 है ना, जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यहां पर हमारे पास बनेगा जी H2CO3, और साथ में जो है वो Na+ क्या हो गया, अलग हो गया। H2CO3 एक अनस्टेबल एसिड होता है। क्यों होता है अनस्टेबल, भैया जी इसकी स्ट्रक्चर देखो H2CO3 की, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक कार्बन पर दो OH क्या होता है, अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। तो ये होता है अनस्टेबल, और अनस्टेबल होगा तो यहां से तुरंत जो क्या हो जाएगा भैया, वाटर मॉलिक्यूल और CO2 गैस क्या हो जाएगी बाहर। ये H2O और CO2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और CO2 गैस यहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो जो CO2 गैस रिलीज होती है वो कहां से होती है, वो NaHCO3 से होती है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, स्टार मार्क कर दूं, तो ये स्टार वाला जो है वो CO2 में चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये है, ये चारों तो जो है वो CO2 गैस रिलीज करते ही करते हैं। फिर इसके बाद देखना जरा, फिर भैया देखो कि इसके बाद में यहां से लेके ये जो है ना यहां तक 58 ठेठ तक, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है ना ये गिव्स NH3 विथ NaNH2। ये सारे के सारे NaNH2 के साथ NH3 गैस देते हैं, या आप बोल सकते हो सॉल्युबल इन NaNH2, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ये सारे H2CO3 हो गया, ठीक है, फिर जो वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या फिर ये सारे के सारे, जैसे ये अपने पास पैरा नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल, वाटर और अल्कोहल, ये सारे के सारे जो है ना ये NaHCO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देंगे, और जो है वो NaNH2 के साथ तो ये रिएक्शन कर लेंगे, सोडियम के साथ भी ये रिएक्शन कर लेंगे, है ना। अब इसका कारण क्या है, तो यहां पर हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है, ये आपको इसी के नीचे हेडिंग लग के लिखना है, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, या इसको हम एसिड सॉल्ट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एसिड सॉल्ट रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक है, एसिड बेस रिएक्शन या एसिड सॉल्ट रिएक्शन, है ना। तो देखो यहां पर जो है वो क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि यार ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना वीक एसिड को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। बट वीक एसिड कैन नॉट डिस्प्लेस strong acid from the salt of strong
एसिड। ठीक है, और भैया ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आता है यहाँ से। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल या विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सेम टू सेम कंसेप्ट जो है ना वो हम बेस में भी पढ़ेंगे कि बेस के साथ भी होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कैन डिस्प्लेस वीक बेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट बट वीक बेस कैन नॉट डिस्प्लेस। ठीक है, तो देखो जरा कि इसी चीज को अभी हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि क्या कारण है कि ये सारे के सारे जो है वो एसिडिक मतलब NaHCO3 के साथ CO2 गैस देते हैं। कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, क्वेश्चन जो है वो यहां से कैसे बनेगा, तो समझिएगा इसको बहुत ही ध्यान से देखना। हाँ जी भाई, जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं ना, इसी को क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, तो जैसे आपको 2-3 क्वेश्चन दे दिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहां आपको दे दिया भैया RCOOH और ये है NaHCO3 और रिएक्शन हुई तो यहां पर बना COONA और साथ में यहां पर बना H2O और ये CO2। अब पूछ लिया कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो पहली बात तो मैंने आपको शुरू में जो 4 बताए थे वो चारों के चारों NaHCO3 के साथ CO2 गैस देते हैं। ठीक है, और चारों ही NaHCO3 के साथ CO2 गैस देते हैं। तो NaHCO3 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 गैस देता है तो CO2 गैस रिलीज कर रहा है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब कंसेप्चुअली अगर हम समझे कि यार ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों है, तो आप इसको यूं देखो कि ये रिएक्शन पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहां एक तो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ये क्या है, ये सॉल्ट है एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ H2CO3। अब आपको ये चेक करना है इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। H2CO3 और कार्बोक्सिलिक एसिड में से मैंने कहा ये वाला कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये कैसा होता है, ये वीक होता है। तो भैया कंसेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने क्या कर दिया, वीक एसिड का ये सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक एसिड को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दिया है और खुद सॉल्ट बना लिया है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये कंसेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, वीक वाला स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एग्जांपल है, आपको जो है वो इस तरीके से एग्जांपल दिया है। ये अपने पास फिनॉल है और साथ में यहां पर दे दिया आपको CH3CO और ये ONA और पूछ लिया कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। हम चेक करेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। देखो जी, चेक करो कि क्या गिवन है। सबसे पहले तो फिनॉल है और ये क्या है, ये सॉल्ट है, और किसका सॉल्ट है ये चेक कर लो। दिस इज सॉल्ट ऑफ CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। और इन दोनों में से अब देखो जरा स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। ऑर्डर बताया था, जनरल ऑर्डर बताया था, तो ये वाला कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो भैया यहां पर अगर ये रिएक्शन होती है तो इसका मतलब क्या है कि वीक वाले ने स्ट्रॉन्ग वाले को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दिया। वीक की औकात नहीं है कि स्ट्रॉन्ग को यहां से इसके सॉल्ट में से क्या कर दे, हटा दे। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस मरे ही नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे भैया तीसरी रिएक्शन आपको ऐसे दे दी कि हमारे पास है CH3SO3H, एक दे दिया NaNH2। ठीक है, रिएक्शन हुई, हमारे पास बना CH3SO3Na और साथ में जो है वो यहां पर NH3 गैस रिलीज हो गई। पूछ लिया रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। चेक करते हैं कि भाई ये तो हमारे पास है सल्फोनिक एसिड और ये हमारे पास है दिस इज सॉल्ट ऑफ NH3। अब NH3 और सल्फोनिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकता है। यहां ऐसा ही हुआ है कि स्ट्रॉन्ग ने वीक को इसके सॉल्ट में से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से सवाल आएगा कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 1-2 एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप बताओगे कि रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये है
चेक करो भैया ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है ना। कोई बात नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी आपको। ये हो गया हमारे पास NO2, ये Na है, और ये हो गया भैया H2CO3। ठीक है, और एक हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपको ये दे दिया चेक करना भैया इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि भैया ये तो क्या है, ये है सॉल्ट, और किसका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ दिस कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, और ये अमोनिया है। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप समझो कि ये वाला जो है ना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो एक तो ट्रिपल बॉन्डेड, इसका कॉन्जुगेटेड बनाएंगे तो स्टेबिलिटी देखो जरा, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी वाइज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, एक है NH2 नेगेटिव, भैया ये ज्यादा स्टेबल है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की आपको पता होना चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर इसका कॉन्जुगेटेड ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये मोर एसिडिक है ना, स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपैरिजन में, NH3 के कंपैरिजन में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि NH3 वीक है, वीक वाला स्ट्रॉन्ग वाले को डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वीक वाला स्ट्रॉन्ग वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्रॉस कर रहा हूं ना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है बात। फिर यहां चेक करते हैं, देखो जरा कि ये क्या है, दिस इज सॉल्ट ऑफ H2CO3, ये H2CO3 का सॉल्ट अपने, है ना। अब इन दोनों में से अभी मैंने जनरल ऑर्डर में किसको ज्यादा एसिडिक बताया था, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, तो भैया ये पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो NaHCO3 के साथ CO2 गैस रिलीज कर सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, यहां चेक करते हैं भैया, ये है अपने पास सॉल्ट ऑफ H2CO3, और H2CO3 है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ना वो H2CO3 से क्या होता है भैया, कम एसिडिक होता है, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग है, इस बार H2CO3 स्ट्रॉन्ग है, तो वीक वाला स्ट्रॉन्ग वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन कैसे भी करके पॉसिबल नहीं है। यहां चेक करो तो भैया इनमें ये अल्कोहल है, ये वाला जो है वो क्या है, सॉल्ट ऑफ H2CO3, H2CO3, और H2CO3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम बोलेंगे कि ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, कि अल्कोहल जो है ना वो NaHCO3 को यहां से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर है बात। तो भैया ये है एसिडिक स्ट्रेंथ, सारी चीजें हमने एक एक करके बहुत ही बारीकी से पढ़ी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में जो भी पूछ सकता है, जितने भी एग्जाम्पल देना, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमने कर लिए। बाकी देखो NCERT आपको पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाए क्या नहीं आ जाए इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते ना, हम इतने अंतर्यामी तो है नहीं, काश अंतर्यामी होते तो पेपर वेपर जो वो यहाँ पर पहले ही बता दिए होते, सबका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, और अगर आप मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, और नहीं करोगे तो भैया दो वो कुछ नहीं होना है। मेहनत जो है वो चाहे तुम 8 में कर लो चाहे तुम 60 में कर लो, फर्क इतना ही है, 8 में कर लोगे तो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, और 60 में करोगे तो आगे बुढ़ापा तुम्हारे सामने है, मेहनत होगी नहीं। ठीक है ना, तो भाई पढ़ाई करो, और क्या है, और क्लासें वगैरह जो अच्छी चल रही है, सब बढ़िया चल रही है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो आप जो है वो मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, है ना, या फिर अगर मैं पर्सनली कहीं मिलता हूं तो वहां पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम अगली क्लास में बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NCERT का टॉपिक है, NCERT बेस्ड सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।